गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग थोड़ा सा एक ऑफिस का इंटरनल मीटिंग प्रोसेस करने जा रहे हैं, जिसमें एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जो हर वीकेंड में या वीकेंड से एक दिन पहले हम लोग थोड़े से टैली के डेटा को फाइनलाइज कैसे करते हैं जब ऑडिट है, या कभी भी टैली के डेटा को प्रिपेयर करते हैं जिससे कि हमारा बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही तरीके से प्रेजेंट हो पाए। तो उसी एक सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल इंटरनल वीडियो है, ये कहीं पे यूट्यूब पे नहीं आएगा, ये कंफर्म है। ये इंटरनली पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। जो ऑफिस के स्टाफ हैं, जो एसोसिएट्स हैं, वो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, उनको एक लिंक मिल सकता है। सबसे पहले जब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो टैली में हम लोग कौन कौन सा हेड क्रिएट होता है, कहीं से भी अगर डेटा हमारे पास आ रहा है तो उसको एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हमको टैली के इंटरफेस को देखना है, राइट। तो हम लोग शेयर करते हैं स्क्रीन आपके सामने। चलिए, आई थिंक स्क्रीन एंड साउंड प्रॉपर आ रहा है, ये मान के चलते हैं। नहीं, यस और नो? नो स्क्रीन आ रहा है स्क्रीन प्रॉपर? हाँ आ रहा है। चलिए, एक डमी डेटा है जो फाइनेंशियल 19-20 का है, मैंने नाम चेंज किया हुआ है। जब भी टैली का डाटा आएगा तो एज अकाउंटेंट या एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट आप उस डेटा को ओपन करते हैं टैली में, तो हमारे पास गेटवे ऑफ टैली से हम स्टार्ट करते हैं। तो जब भी कोई डेटा हमारे पास आए तो सबसे पहले हमको उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को देखना है, राइट। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को ओपन करके, हम सबको मालूम है, बहुत शॉर्टकट की को हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। ऑल्ट F1 के साथ हम इसको पूरा ओपन कर सकते हैं, जिससे हमारे को पता चल सके कि हमारे पास इस बिजनेसमैन का क्या सेल है, क्या परचेज है, क्या ओपनिंग स्टॉक है, क्या क्लोजिंग स्टॉक है, कितने सारे खर्चे हैं, क्या ग्रॉस प्रॉफिट है। बहुत डिटेल और देखना है हम लोग को, तो हम लोग परसेंटेज को यहाँ से ले सकते हैं, F12 बटन को प्रेस करके, और ग्रॉस प्रॉफिट को भी यस कर देंगे। तो यहाँ से हमारे को डिटेल्स क्या निकल के आ जाएगा कि हमारे पास बताएगा कि इस कंपनी का या इस फॉर्म का ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो इतना है और उसका परसेंटेज इतना है, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये तो फाइनल डेटा है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम लोग फाइनलाइज करते हैं तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम लोग। जैसे कि मान लेते हैं हमको सन्ड्री डेटर्स क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है ना, कौन से एक्सपेंडिचर माना जाता है, कौन सा एसेट्स है। तो आज का 30 मिनट या 20 से 25 मिनट हम लोग इसी पे लगाएंगे। हम अभी धीरे धीरे, कम से कम हम लोग 1 महीना अभी ऑडिट आने को है, तो इस बीच में शनिवार को, रविवार को जब भी समय मिलता है, या अगर हम सब लोग सुबह उठ जाते हैं तो 6:30 बजे से 7 बजे तक भी हम लोग कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। प्रैक्टिकली काम होता है, ऑडिट हो जा रहा है, रिटर्न भी चला जा रहा है, लेकिन कुछ थियोरेटिकल नॉलेज जानना जरूरी है। इसलिए हम इस प्रोसेस को स्टार्ट किए हैं कि कल को मेरे ऑफिस से कोई बंदा निकल के कहीं जा रहा है तो कोई उससे ये पूछे तो कम से कम एटलीस्ट नहीं 100% तो 80% ये बात तो बता सके, हाँ सर ये सन्ड्री डेटर्स का मतलब ये है, सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब ये है, ये सब बात है, ठीक है। तो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करने से सबसे पहले हम पीएल वाले आइटम को डिस्कस करेंगे, और आपसे भी पार्टिसिपेंट चाहेंगे। जिन लोगों के पास समय था उन लोगों ने ज्वाइन किया, राइट, तो सबसे पहले उनका थैंक यू भी है। हम तो बेरोजगार आदमी है, मेरे पास तो समय ही समय है, लेकिन आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। पहला आइटम पीएल अकाउंट का हमारे पास रहता है ओपनिंग स्टॉक। क्या होता है ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक क्या होता है?
ओपनिंग स्टॉक का मतलब ये है कि वो गुड्स, ध्यान से, वो सामान, जैसे ये एबीसी इंटरप्राइजेज है, कुछ ना कुछ सामान बेचता होगा, मान लेते हैं तेल बेचता है, तो 1/4/19 के डेट में इसके पास तेल का स्टॉक क्या था, वही स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। क्लियर? हाँ तो ध्यान से देखना है। अब स्टॉक ये भी हो सकता है हमारे पास डेटा है तो उसमें स्टॉक का मेंटेनेंस भी हो रहा हो, स्टॉक का मेंटेनेंस नहीं भी हो रहा हो। ओपनिंग स्टॉक, राइट। तो कोई भी हमसे पूछता है तो ये हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट के दिन जो स्टॉक पड़ा हुआ था वो हमारा ओपनिंग स्टॉक है। अब रहा बात, थोड़ा थोड़ा बात हम लोग ये भी चेक कर लेंगे, इसको चेक कैसे करेंगे कि ये स्टॉक सही भी है या नहीं। तो हमको लास्ट ईयर जो ऑडिट हुआ है इसका, एबीसी इंटरप्राइजेज का 18-19 में ऑडिट हुआ भी होगा, नहीं भी हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो उसका जो क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा उससे हम एक बार मैच कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए एक अलग से हम प्रोसेस हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि जब भी हम किसी भी टैली डेटा को छूते हैं तो सबसे पहले हमारे को ओपनिंग बैलेंस को मैच कर लेना चाहिए, राइट। वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा माइनर हो सकता है, आगे पीछे हो जाए हम लोग का, लेकिन पर्पस यही है, समझना है, राइट। सामने सामने बैठ के भी डिस्कशन हो सकता है, लेकिन क्या है कि इस पे आपको स्क्रीन वही दिखेगा जो हम बात करना चाहते हैं, इसीलिए। और थोड़ा सा ऑफिस टाइम में मुश्किल भी हो जाता है हम लोगों के पास कि बीच में मीटिंग चल रहा है तब तक कोई क्लाइंट आ जाएगा तो बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। संडे है, फोन मैंने बंद किया हुआ है, कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा 30 मिनट तक, राइट। चलिए, पहला आइटम स्टॉक क्लियर है हमारे पास। दूसरा आइटम है हमारे पास वो है परचेज। ठीक है, परचेज होता है, परचेज, परचेज का मतलब यहाँ पे ये है कि वैसा सामान जिसमें हम व्यापार करते हैं, ध्यान से, वैसा सामान जिसमें हम व्यापार करते हैं, यानी कि जिसका हमारा इंटेंशन ही है उसको खरीदा है बेचने के लिए, उसी आइटम को हम परचेज करते हैं। यहाँ ध्यान से एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर हम तेल बेचते हैं और मैंने कुर्सी खरीदा है ऑफिस में कस्टमर को बैठने के लिए, तो वो भी परचेज होगा, लेकिन वो फिक्स एसेट्स कहलाएगा। ध्यान से बात, इतना बात समझ में ना है हम लोगों को कि परचेज का मतलब वैसा सामान या वैसा गुड जिसका हमारा इंटेंशन क्या है, इंटेंशन है हमारे को उसको बेचने का। बिका नहीं बिका वो अलग चीज है, खराब हो गया वो अलग चीज है, लेकिन ऐसा गुड्स जिसका हमारा इंटेंशन है बेचने का, उसी को हम लोग बोलते हैं परचेज। तो वो भी हमारे पास आजकल जीएसटी है, बहुत थोड़ा बहुत नॉलेज तो हम लोग को है ही। तो जीएसटी है तो जीएसटी 12%, 18%, 5%, 28%, जो वाला जैसा लेजर मेंटेन हुआ होगा उसको हम देखेंगे। अंदर अभी जा ही नहीं रहे हैं, अंदर धीरे धीरे हम लोग एंटर करेंगे, हम एक केवल ओवरव्यू ले रहे हैं, राइट। चलिए, कुछ आइटम इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकता है, जैसे भाड़ा लग गया है ना, ट्रक का भाड़ा लगा, ठेला भाड़ा लगा, या कुछ भी ऐसा क्लाइंट ने मेंशन किया हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो सामान को खरीदने और बेचने से डायरेक्ट रिलेशन में हो, उसके बिना सामान आ नहीं सकता है। एग्जाम्पल, अगर हम तेल मंगाते हैं, मान लेते हैं कि कच्ची घानी धारा ब्रांड का तेल हम मंगा रहे हैं, तो हमको क्या चाहिए, उस तेल को ट्रक पे लोड होके आएगा तो ट्रक वाले ने 50,000 रुपया भाड़ा लिया, तो वो भाड़ा यहाँ पे लिखा जाएगा। इन भाई साहब का नहीं था तो इन्होंने नहीं लिखा। क्लियर? ट्रेडिंग अकाउंट्स ये जो बन रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में ये सारा बात क्या क्या, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। क्रेडिट साइड में हम लोग जब जाएंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा, एक आइटम मिलेगा हमको, सेल्स अकाउंट। सेल क्या होता है सबको मालूम है, सेल जो हमने सामान खरीदा था उसको बेचा, जितना बेचा, इसमें हमको फिगर दिख रहा है 1,00,000, 1,15,23,426 रुपया 17 पैसे। अब हम टैली से डेटा को देख लेंगे, हमको साथ साथ कोशिश करना चाहिए कि ये सेल का फिगर जीएसटी रिटर्न जो 3B R1 जो भी हो उससे मिलना चाहिए। तो हम क्लाइंट से अगर आईडी पासवर्ड हमारे पास है तो हम ले लेंगे, उससे चेक कर लेंगे, अगर नहीं है तो हम क्लाइंट से आईडी पासवर्ड लेके 3B R1 को देख के एक बार मैनुअली जोड़ लेंगे, या अपने पास क्लियर टैक्स है वहां से एक्यूमुलेट डेटा डाउनलोड हो रहा है, वहां से हम लोग देख लेंगे।
ठीक है। कोई और इनकम डायरेक्ट का आ सकता है, वो इसमें नहीं है, मिलेगा तो देख लेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारे पास वो रहना चाहिए, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होगा? वैसा सामान जो कि नहीं बिका है, राइट, बेचने से रह गया है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, तो हमारा ट्रेडिंग आइटम एक बार फाइनल होगा, हम इस सबको धीरे धीरे हम लोग एक्सेल सीट पे भी कैसे लेके जाते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। कम से कम मेरा टारगेट है कि 12 घंटा हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, जैसे जैसे समय मिलता है वैसे वैसे। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमने देख लिया। ये कहाँ से देखेंगे, फिर से एक बार देख लेते हैं। हम गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को ओपन करेंगे, ऑल्ट के साथ F1 बटन को प्रेस करेंगे तो मेरे पास ये पूरा हो जाएगा। ऑल्ट F1 से डिटेल खुलता है तो हमारे पास डिटेल निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद हमारे पास अब पहुंचेंगे पीएल अकाउंट में। तो बहुत सारे खर्चे जैसे ऑडिट फीस है, बैंक चार्जेस है, और डिटेल में नहीं कर रहे हैं इसको। बैंक चार्जेस, जैसे बैंक चार्जेस किसको बोलेंगे? जो बैंक स्टेटमेंट में बैंक ने चार्ज किया होगा। कौन कौन सा चार्ज हो सकता है? जैसे आरटीजीएस चार्ज, एनईएफटी चार्ज, है ना, उसके बाद चेक इशू चार्ज, चेक बाउंस चार्ज, ये सब जो चार्ज मिलता है वो सारा का सारा बैंक चार्ज में आएगा। सबसे बढ़िया बात, अगर हम लोग धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम लोग ये भी देखेंगे कि हम जो टैली खुद से फाइनलाइज करेंगे तो उस समय लेजर भी जब क्रिएट करेंगे तो उस समय भी क्या क्या बातें को ध्यान में रखना है। जैसे सपोज दैट अगर बैंक चार्ज का लेजर है, अगर इसी को हम डिटेल में देखना चाहें, तो अगर हम पीएल अकाउंट में दे रहे हैं तो क्या इस पे जीएसटी हमने क्लेम किया है? अगर जीएसटी क्लेम किया होगा तो इस पे जीएसटी अप्लीकेबल होना चाहिए, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल के फॉर्म में रखना पड़ेगा, नहीं तो जीएसटी के रिपोर्ट में मिसमैच बताएगा। ठीक है, चलिए। बैंक चार्जेस हो गया। इंटरेस्ट, जो बैंक से लोन लिया है, जैसे टर्म लोन है, टर्म लोन किसको बोलते हैं? जब बैलेंस शीट वाले पे चल रहे हैं तो देखते हैं एक एक करके। सीसी भी हो सकता है, टर्म लोन भी हो सकता है। तो एज ए बिजनेसमैन आपने जितने भी बैंक से लोन लिया और वो सारे लोन पे जो भी ब्याज के खर्चे हैं, उस खर्चे को आप लिखते हो। उसको लिखोगे तो वो सारे के सारे आपके इंटरेस्ट में आएंगे, टर्म लोन वाला टर्म लोन में और सीसी वाला सीसी में। ठीक है, चलिए। ऑफिस एक्सपेंस क्या होता होगा? ऑफिस एक्सपेंस उस दुकान का या ऑफिस बना होगा उसमें जो भी खर्चे होते होंगे वो सारे ऑफिस एक्सपेंस में आएंगे। सैलरी वेजेस, सैलरी क्या होता है? दुकानदार ने स्टाफ रखा होगा, उस स्टाफ को सैलरी दे रहा होगा तो वो सैलरी हो जाएगी। ये ऑडिट फी, ऑडिटर साहब, ऑडिटर साहब जो ऑडिट करेंगे, मोहर लगाएंगे, यूडिन जनरेट करेंगे, 3CD अपलोड करेंगे, उनका फीस है ये। चलिए, डेप्रिसिएशन क्या होता है मालूम है? डेप्रिसिएशन, थोड़ा सा हेल्दी डिस्कशन भी होते रहे। डेप्रिसिएशन क्या होता है? हाँ जी, डेप्रिसिएशन क्या होता है बताया जाए। ह्रास किसी ह्रास, संपत्ति पे। यस। ऐसा संपत्ति जो हमने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा है। एग्जाम्पल, कोई फर्नीचर होगा, टेबल, कुर्सी, इन्वर्टर, बैटरी, लैपटॉप, तो उस सब पे गवर्नमेंट का रेट है, वो धीरे धीरे देखेंगे हम लोग क्या क्या रेट है, वो सब कुछ एक एक करके सोचेंगे समझेंगे। तो उस पे जो हमने लगाया, मतलब एसेट्स तो बेचा नहीं, ना ही खरीदा है उसको बेचने के लिए, तो एसेट्स का हम यूज कर रहे हैं, तो यूज करने के कारण उसमें तो कुछ ना कुछ कमी हो रहा है। उसके वैल्यू को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से हमको डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स की तरह उस खर्चे को उसमें डालना पड़ेगा। चलिए, इंटरेस्ट ऑन सीसी आपका आ गया, वो हमने डिस्कस कर दिया था। चलिए, कुछ लीगल फीस भी हो सकता है, मोबाइल रिचार्ज भी हो सकता है, प्रोफेशनल फीस भी हो सकता है, मशीन है उसका रिपेयर मेंटेनेंस भी हो सकता है, दुकान के खर्चे भी हो सकते हैं, दुकान का इंश्योरेंस भी हो सकता है। क्यों होता है? स्टॉक का इंश्योरेंस कराता है लोग, क्यों कराता है? ताकि समय अनुसार कभी दुकान में नुकसान हो तो उस नुकसान की भरपाई की जा सके। शॉप का किराया भी हो सकता है, शॉप रेंट जिसको बोलते हैं।
स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, स्टाफ सब जो रोज आएगा, रोज चाय पिएगा, भूजा खाएगा, ये सब खर्चा इसमें आएगा, है ना, पानी पिएगा, ये सब खर्चा क्या है, स्टाफ वेलफेयर है ना। काम करेगा चाहे नहीं करेगा, खाएगा जरूर, है ना, 3 बजे जरूर खाएगा, पानी तो रोज पिएगा, वो भी आरओ वाला, मोटर वाला पानी नहीं पिएगा, चाय भी पिएगा। तो वो सारा खर्चा क्या कहलाता है, स्टाफ है तो स्टाफ वेलफेयर होगा। ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग में कौन कौन सा खर्चा आएगा, अगर बिजनेसमैन जो है वो घूमता है फिरता है, कहीं पे दुकान के काम से जाता है, वो सारा खर्चा। एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे जितना खर्चा है, ध्यान से, कि यहाँ पे जितने सारे खर्चे हैं वो सारे के सारे दुकान वाले खर्चे हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने सब्जी खरीदा और घर पे बच्चों के लिए शर्ट पैंट खरीदा और आपको मन कर रहा था मिठाई खाने का, मिठाई खा लिया, शर्ट पैंट खरीद लिया, है ना, वो सारा आपका पर्सनल खर्चा है, वो यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। अगर वो बिजनेस में से पैसा निकाल रहे हो तो उसके लिए स्पेशल नाम है, नाम का मत क्या नाम है, नाम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। ठीक है, तो इस सब खर्चा घटाने के बाद हम लोगों को नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि हम ये कह सकते हैं कि व्यवसाय का शुद्ध लाभ है। अभी जिस लेवल पे आपसे हमारा डिस्कशन हो रहा है, हो सकता है बहुत सारी बातें ना पता चले, लेकिन कुछ तो, नथिंग अगर है तो समथिंग तो आ ही जाएगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं आगे, एस्केप करके पीछे आएंगे और हम देखेंगे बैलेंस शीट। ठीक, तो बैलेंस शीट हम देखेंगे, तो बैलेंस शीट के लिए यही से बटन प्रेस होगा, यहाँ भी ऑल्ट F1 बटन दबाएंगे, ऑल्ट के साथ F1, ऑल्ट के साथ F1, ऑल्ट दबा के रखना है और F1 को दबाना है, तो इसका डिटेल खुलेगा। ठीक है, अब डिटेल खुलेगा तो कुछ कैपिटल अकाउंट दिखेगा, उसके बाद ये बोल्ड बोल्ड में लोन्स लायबिलिटी दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखेगा, इधर करेंट लायबिलिटी दिखेगा, है ना, इधर करंट लायबिलिटी नहीं दिखना चाहिए, ये दिख रहा है तो कहीं ना कहीं डाटा में कुछ एरर है, इसलिए यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर में कौन कौन से लेजर हम क्रिएट करेंगे, ये ऊपर जो बोल्ड वाला दिख रहा है वो ग्रुप है। जब टैली आप यूज करते हैं तो टैली में 2 स्ट्रीम में काम करता है, एक तो लेजर जिसमें एंट्री करते हैं, और लेजर किसके अंदर में होगा वो सारा। तो कैपिटल अकाउंट में वो सारा आइटम हम लोग को रखना है या कोशिश करना है रखने का जो कि कैपिटल से रिलेशन में हो। तो जैसे एक तो प्रोप्राइटर का कैपिटल, जो भी है मालिक है, तो उसका एक लेजर बनाएंगे हम, मालिक कैपिटल अकाउंट। अब इसमें पहले से भी पैसा रहा होगा, है ना, इस साल भी कुछ आप डालेंगे। इसके साथ साथ जो भी उसका LIC जमा होता है ATC में, वो यहीं पे लिखा जाएगा। वो घर के तेल मसाला नून हल्दी के लिए सामान खरीदता है, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, ड्राइंग। ड्राइंग। ड्राइंग, वो पर्सनल एक्सपेंस के लिए जो भी खर्चा। अब जब हम बुक्स फाइनलाइज करते हैं, अब क्लाइंट जो है वो अगर नहीं बता पाता है कि मेरा ये सब खर्चा पता नहीं चल रहा है, 200 400 किसको दिए लिए, तो सारे हम लोग ड्राइंग में डाल देते हैं, ताकि कम से कम बिजनेस का खर्चा तो ना दिख पाए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट पे भी जो आता है, तो सेविंग अकाउंट्स का पर्सनल है, वो बिजनेस से रिलेशन में नहीं है, इसीलिए कैपिटल उस पे जो आमदनी होगा वो भी कैपिटल अकाउंट में रखना है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट को यहाँ से देख भी चलते हैं हम लोग, देख रहे हो, जब लेजर बनाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट ये कैसे देखना है, यहीं से हम लोग देख सकते हैं। यहीं पे कंट्रोल के साथ एंटर दबाएंगे, जो लेजर को देखना है कि इसका क्या ऑल्टरेशन है या ऑल्टरेशन करना चाहते हैं, उसको सुधार करना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ आप दबाएंगे इंटर, तो आपके पास लेजर खुल जाएगा। ये 1 2 3 नंबर, ये भी आपको मालूम है क्या होता है, ये फास्ट एंट्री करने के लिए एलाइज दिया जाता है कि आप टाइप ना करें इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, आप 3 दबा दोगे तो 3 पे आपका ये लेजर आ जाएगा। अंडर कहाँ पे है, तो कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। लेट फीस GST, GST पे करना तो GST का पैसा है, लेकिन लेट फी जो लगता है वो सरकार कहती है ये आपका पर्सनल मैटर है, आप अपने टाइम पे नहीं फाइल किए रिटर्न तो आप समझो इसका, है ना। कोई दवाई वाई खरीदा है, कोई अदर इनकम है ना, कोई भी आपके पास सामान खरीदा है, राइट, ठीक है, या टैक्स वैक्स भी जो देता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, वो सबको किसके अंदर में रखना है हमको,
कैपिटल, बात याद रहेगा। तो ये सारा जो सीन दिख रहा है, ये सारा का सारा ऐसे ही दिखना है। कर लेते हैं बात लायबिलिटी का। तो लायबिलिटी का मतलब ही होता है कि वैसा लोन, बर्तन कुछ ज्यादा ही आवाज आ रहा है, खाना अभी से बनना शुरू हो गया। लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि बिजनेसमैन को ये पैसे देने हैं। अब किसको देने हैं वो पता अभी नहीं है, लेकिन देने हैं। तो देने वाला बंदा कौन कौन हो सकता है? एक तो दाता बैंक, दूसरा दाता मित्र यार। जो बैंक लोन देगा उसको हम लोग बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। जैसे कैश क्रेडिट, इसके अंदर खोलेंगे एक बार, देखिए इसमें लिखा हुआ है आईसीआईसीआई टर्म लोन, आईडीबीआई कार लोन। तो ये सारे के सारे टर्म लोन हैं, ठीक है। तो टर्म लोन का मतलब ये है जिसमें ईएमआई बना हुआ है। वैसा लोन जिसका आपका महीने महीने किस्ती कटता है उसको हम लोग टर्म लोन बोलते हैं। और जिसमें जब मर्जी पैसा डाल दीजिए निकाल दीजिए वो लोन बना है, उसको हम कैश क्रेडिट या शॉर्ट फॉर्म में सीसी बोलते हैं। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आया था वो भी यहाँ पे आएगा, वो देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद सरकार का जो पैसा है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी और लॉन्ग लायबिलिटी में क्या अंतर है वो भी देखना थोड़ा सा जरूरी है। करंट लायबिलिटी और लॉन्ग लायबिलिटी, ये लोन्स लायबिलिटी जो है, ऐसा लोन वगैरह जो 12 महीना से ऊपर के बाद भुगतान होना है उसको हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। और करंट लायबिलिटी उसको बोलते हैं वैसे लोगों का पैसा देना जिसको हमको 12 महीने के अंदर में दे देना है, ठीक है। तो टैक्स भी 12 महीने के अंदर, 12 महीने क्या अगले महीने में ही देना है, तो अगले महीने में 20 तारीख से पहले पहले आपको दे देना है। इसी में सन्ड्री क्रेडिटर्स आता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन हम लोग के ऑफिस में हमारे स्टाफ के बीच में इसी दोनों में है, सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स में। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप क्या मतलब समझते हो सन्ड्री क्रेडिटर्स का। कोई पूछेगा आपसे सन्ड्री क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं, बताइए। किसी व्यक्ति से उधार माल खरीदते हैं तो संकेत, ठीक है, जब भी सामान खरीदेंगे जिसको और वो उधारी खरीदेंगे तो उसका लेजर भी बनाएंगे। इसको अंदर हम खोलते चलते हैं एक इंटर, जैसे कोई भी ले लेते हैं, कोई भी आइटम है कोई भी एक ले लेते हैं, एसटीसी इंटरप्राइजेस मान लेते हैं, इसको खोलते हैं, राइट। तो एसटीसी इंटरप्राइजेस से इन्होंने सामान खरीदा और उसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में डाला हुआ है। आपके पास डेटा आता है, आपको दिखाई देता है कि एसटीसी इंटरप्राइजेस का लेजर जो है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में खुला हुआ है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे खुला हुआ है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में खुला हुआ है, इसका मतलब हमने परचेज जब बुक किया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट किया होगा, राइट, यही किया होगा, तभी तो आया होगा ना ये, ठीक है ना। तो ध्यान से रखने की बात है कि जिन लोगों से हम सामान खरीदेंगे और एंट्री जब हमको करना है तो उस एंट्री को करते वक्त जो हमारे को क्या करना है, जो एंट्री का कैटेगराइजेशन करना है, जैसे देखिए यहाँ पे श्री राम ट्रेड लिंक्स जो है ये देखिए, तब इसको जाके हम क्या करना है, इसको हम लोग को सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखना है। इसका मतलब यह है कि इससे सामान खरीदा गया, देख रहे हो, परचेज जीएसटी 12%, परचेज जीएसटी 18%, सीजीएसटी एसजीएसटी, इस पे डिटेल हम चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स मालूम हो गया। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटी भी हो सकता है, जैसे ऑडिटर साहब का फीस हो सकता है, स्टाफ का सैलरी हो सकता है, जिससे सामान हमने नहीं खरीदा है, लेकिन उसको पैसे देने, उसे काम करवाया है मैंने। जैसे मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस में स्टाफ है, तो ऑफिस के स्टाफ को सैलरी देना है, मार्च खत्म हो गया मैंने नहीं दिया, बहाना बना दिया कोरोना है पैसा कहाँ आ रहा है ना, पैसा आएगा तब ना देंगे, पैसे नहीं है। तो पैसा नहीं है तो क्रेडिटर्स खड़ा हो जाएगा, वो आपके ऊपर थोप देगा ना, खर्चा तो हो गया। तो आपको वो आइटम को है लिखना है इसमें अदर करेंट लायबिलिटी में, या क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं, अदर करेंट लायबिलिटी लिखिए, या इसको हम लोग क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी मैटर मिलेगा देखते चलेंगे। फिक्स एसेट्स अभी हमको डिस्कशन हो गया। फिक्स एसेट्स क्या है? फिक्स एसेट्स उसको हमने बोला जो एसेट्स हमने क्या किया है, परचेज किया है
जिससे हमारा राजीव भैया व्यवसाय जो है वो सुगमता से चल पाए, राइट, सुगमता से चल पाए। जैसे फिक्स एसेट्स को कोई पूछेगा कि आप समझाइए हमको फिक्स एसेट्स क्या होता है, तो उसको जवाब देना कि सर हम फिक्स एसेट्स उसको बोलते हैं जो कि हमारे बिजनेस को चलाने में मदद करे या उससे मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी या सर्विस देने में सुविधा प्रदान हो। एग्जाम्पल लैपटॉप, जैसे हमारा सर्विस सेक्टर का ऑफिस है, हम लोग सीए हैं, अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लोगों का इनकम टैक्स भर रहे हैं, जीएसटी भर रहे हैं। तो क्या बिना लैपटॉप का ये भर सकते हैं? आंसर इज नो। क्या हमने लैपटॉप खरीदा है बेचने के लिए? आंसर इज नो। वही अगर कंप्यूटर का दुकान वाला है तो उसके लिए वो परचेज होता, लेकिन हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, एसेट्स होगा। और एसेट्स का यूज हम किस लिए कर रहे हैं, उस एसेट्स का हम यूज कर रहे हैं अपने सेवा को देने के लिए। बिना लैपटॉप के मेरा काम नहीं हो सकता, बिना टेबल चेयर का मेरा क्लाइंट नहीं बैठ सकता, तो वो मेरे लिए क्या है, फिक्स एसेट्स है। कभी कभी फिक्स एसेट्स को दो कैटेगराइज कर देता है लोग, कभी कभी इनटेंजिबल एसेट्स भी आता है, तो प्रैक्टिकली हम लोग को नहीं मिलता है उस पर, तो हम लोग नहीं देखेंगे, ध्यान देंगे। जैसे इसमें ही देख लो एग्जांपल, फर्नीचर है, इन्वर्टर बैटरी है ना, उसके बाद लैपटॉप है, मोटरसाइकिल है, ये सब। साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। जब आपको डाटा मिलेगा तो उसका एफडी हो सकता है, उसका एनएससी हो सकता है, कुछ भी वो खरीदा होगा बंदा जहाँ पे पैसा जमा किया होगा, व्यापार में नहीं पैसा लगाया है, कहीं और उसने जमा किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी इसमें इस वाले टैली डेटा में नहीं है, जैसे जैसे मिलेगा हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा। सन्ड्री डेटर्स किसको बोलते हैं, जिसको हमने सामान उधार बेचा है, बिजनेसमैन ने जिसको उधारी दिया है, मतलब उससे पैसा लेना है। जब सेल का एंट्री जब करोगे, ध्यान से देखिए, जब भी आप सेल का एंट्री करोगे, सेल वाला एंट्री जो है वो क्या है, सेल वाला जो एंट्री है वो सन्ड्री डेटर्स है, और परचेज वाला एंट्री कौन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये भी ध्यान में रखना है, परचेज वाला सन्ड्री क्रेडिटर्स, सेल वाला सन्ड्री डेटर्स। अब आज के बाद से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैश इन हैंड, जो कैश रहेगा, कैश इन हैंड में थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कैश का जो बैलेंस है वो रहना चाहिए पॉजिटिव, निगेटिव नहीं होना चाहिए। पहला चीज, बहुत ह्यूज कैश नहीं होना चाहिए। जैसे आपको बैलेंस शीट मिलता है और दिखता है कि 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख बैलेंस है, तो आपका दिमाग में क्वेश्चन खड़ा होना चाहिए। दूसरा, निगेटिव कैश नहीं होना चाहिए। तीसरा हम लोग को क्या करना है कि हमको डेली ब्रेकअप कर लेना है। कैसे देखते हैं, पूरा पीरियड सेलेक्ट करेंगे 1/4 से लेके 31 मार्च तक, और डेली ब्रेकअप के लिए हम क्या करते हैं, F6 को प्रेस करते हैं तो हमारा डेली ब्रेकअप हो जाता है। अब जहां जहां लाल दिख रहा है इसका मतलब गड़बड़ है। कैश अगर प्रॉपर अकाउंटिंग हुआ है तो कैश का बैलेंस निगेटिव नहीं होगा किसी भी दिन में, किसी भी एक पार्टिकुलर दिन में। कैसे देखना है, कैश अकाउंट खोलेंगे, पूरा लेजर पूरे साल का, और F6 से डेली ब्रेकअप को हम खोल देंगे। ओके, डन, फाइन। चलिए, तो इतना सारा बात आज के लिए, आधा घंटा हम लोगों ने लगा लिया, पता ही नहीं चला। धीरे धीरे ऐसे ऐसे आधा घंटा रखेंगे। और ये वीडियो हम देख रहे हैं कि प्राइवेट प्लेस पे कैसे यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है, अगर वो हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ऑफिस के सर्वर पे रहेगा, आपको, आप वहां से जब जरूरत पड़ेगा आप देख सकते हैं, ठीक है। एक दो आइटम और है फटाफट। बैंक अकाउंट मालूम है, बैंक अकाउंट क्या होता है, खाता जहाँ खुला होता है उसको हम लोग बैंक अकाउंट बोलते हैं। बिना बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जैसे बहुत सारा बैंक है, इसमें देख रहे हैं ना, बहुत सारा बैंक है। सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, सब। सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा, और लोन इसमें जितना भी होगा, आईसीआईसी बैंक जैसे इसमें दिखा रहा है, ये लोन है, ये सीसी है, इसीलिए क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। तो बैंक का भी ऑलवेज बैलेंस डेबिट होना चाहिए। अगर क्रेडिट हो रहा है तो दिमाग आपको खटकना चाहिए, खटकने के साथ साथ अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये सीसी अकाउंट है। आपको कंफर्म होना चाहिए, पूछना चाहिए कि ये सर सीसी लोन अकाउंट है क्या, ठीक है। चलिए, तो इतना आज हम लोग डिस्कस किया। अगले मीटिंग में हम लोग ट्रायल बैलेंस के आइटम को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ और भी सारा बहुत सारा बात करेंगे। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या काम करते हैं हम लोग, कैसे चेक करते हैं, वो सब बात। आशा है आज आपका समय आधा घंटा जो लगा, इम्पोर्टेंट समय जो आपने हमारे बेकार समय के साथ इन्वेस्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को।
जुड़े रहिए, प्रगति करिए। ऐसे ही हम लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल की तरफ बढ़ेंगे। कोई सजेशन होगा अगले मीटिंग में आप जरूर बताइएगा, कोई कमी ज़्यादा होगा उसको हम लोग दूर करने का कोशिश करेंगे। चलिए आज हम लोग एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेमिनार में।